हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आपका दूसरा चैप्टर जो चल रहा था उसका नाम क्या है, कृषि। ठीक है, देखिए कृषि में पिछले वीडियो में आपको है ना मतलब मकई के उत्पादन के बारे में, मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, मकई के बारे में बताया गया था। तो आज जो इसमें जो आपका जो टॉपिक है उसका नाम है दाल, यानी कि भारत में कहाँ कहाँ दाल का उत्पादन कितना होता है और कैसे होता है। देखिए तो भारत में जैसे कहा जाता है कि भारत में देखिए चूँकि भारत है ना एक मतलब भारत में जो अधिकांश लोग हैं शाकाहारी लोग हैं, है ना। चूँकि जो मांसाहारी हैं उनको तो है ना मतलब प्रोटीन का उनका स्रोत मांस मछली मिल जाता है, लेकिन जो शाकाहारी लोग हैं उनका जो प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो यही है, दाल, है ना। तो भारत में बहुत सारा दाल होता है, तूर का, उड़द, मूंग, अरहर, मटर, चना, है ना, भारत की दलहन फसल है। तो आज देखिए जैसे कहा जाता है कि है ना दालों के उत्पादन में वैसा वृद्धि नहीं देखा गया है जिस अनुपात में मतलब फसलों के उत्पादन वृद्धि हुआ है, यानी कि जिसमें जैसे धान और गेहूं का उत्पादन बढ़ा है वैसे आपको दाल के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुआ है। तो आज देखिए जैसे कहा गया कि आज तो कुछ प्रतिशत भूमि ऐसा है जहाँ पे दाल का उत्पादन घट सा गया है। ठीक है, और कहा जाता है कि देखिए दाल को जो कहा है, दाल जहाँ पे नमी की आवश्यकता कम होती है ना, तो जहाँ पे शुष्क प्रदेश है वहाँ पे भी दाल का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, और 90% ऐसी खेती शुष्क कृषि तकनीक के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पे देखिए दाल दोनों है, खरीफ भी है, रबी भी है ना। दाल दोनों मतलब ऋतु में उगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अरहर, मूंग, उड़द ये सब खरीफ फसल हो गया दाल का, लेकिन कहिएगा चना, मटर, मसूर ये सब रबी फसल हो गया। दाल दोनों फसल है, रबी और खरीफ दोनों है। ठीक है, अरहर, मूंग, उड़द जहाँ एक तरफ आपका खरीफ में है ना, तो चना, मटर, मसूर आपका क्या है, दलहन में आ जाए मतलब रबी में आ जाएगा। तो इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986 से 87 में शुरू किया गया था, लेकिन फिर भी इसका कोई परिणाम संतोषजनक नहीं रहा। ठीक है, तो रहा आपका दाल का कहानी, है ना। दाल मुख्यतः प्रोटीन का स्रोत होता है शाकाहारी लोगों के लिए। दूसरा आपको पढ़ना है गन्ना के बारे में। क्या है इसमें, गन्ना। देखिए तो गन्ना कहा जाता है कि गन्ना एक बांस के प्रजाति का पौधा है जिससे मीठा रस निकलता है ना। और यह जो होता है चीनी उद्योग का मुख्य कच्चा स्रोत भी है ना। चीनी उद्योग का मुख्य कच्चा स्रोत क्या है आपका, गन्ना ही है। तो कहा था देखिए भारत को गन्ने का जन्मभूमि कहा जाता है ना। भारत को याद रखिएगा, भारत को गन्ने की जन्मभूमि कहा जाता है। जन्मभूमि कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक मतलब तापमान चाहिए, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वहाँ पे भी इसको उगाया जा सकता है, लेकिन सिंचाई की उचित आवश्यकता होनी चाहिए, मतलब व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो इस फसल की मतलब कहा जाता है कि इस फसल मिट्टी की उर्वरता को जल्दी समाप्त कर देता है ना। और इसीलिए इसे खेती में मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद की ज़रूरत होती है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। तो समझ गए गन्ना क्या है। गन्ना एक बांस की प्रजाति का पौधा है जिससे मीठा रस निकलता है, और यह चीनी उद्योग का प्रमुख कच्चा स्रोत भी है ना। भारत को गन्ने की जन्मभूमि भी कहा जाता है। इसको उगाने के लिए आपको 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, और आपको 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। ठीक है, अगला आपका है तिलहन, यानी कि तिलहन फसल। देखिए तिलहन का जो फसल है ना, जिससे यानी कि तेल मिलता है। तो भारत में कहा जाता है, भारत देखिए भारत विश्व में सबसे बड़ा है ना तिलहन का उत्पादक है। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तिलहन उत्पादक देश है। ठीक है, और देश की कुल कृषि भूमि पर लगभग 12% पर कई प्रकार का, देश का जो कुल कृषि भूमि है उसमें से 12% भूमि पर कई प्रकार का तिलहन का फसल उगाया जाता है ना। और कह सकते हैं कि मतलब निकाले गए तेल समझिए तो भोजन का मुख्य अंग भी माना गया है ना। और इस तरीके से मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, है ना, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी सब क्या है, तिलहन में आएगा आपको। एक आपका है मूँगफली। ठीक है, तो मूंगफली देखिए सबसे पहले मूंगफली में आपको याद रखना है कि मूंगफली क्या है। मूंगफली यह एक खरीफ फसल है। क्या है, यह एक खरीफ फसल है। आपके एग्जाम में पूछता है ना कि मूंगफली किस फसल के अंतर्गत आएगा, रबी, खरीफ, जायद, इनमें से कोई नहीं तो खरीफ फसल है। ठीक है, और कहा जाता है कि मतलब विश्व में है ना भारत जो है मूंगफली का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व में
दूसरा बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है, मूंगफली उत्पादक देश है। ठीक है। इसके बाद देखिए इसके उत्पादन में सबसे पहले जो अगर कोई राज्य है तो गुजरात है ना। मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक है ना, इसका उत्पादन सबसे अधिक जो अगर कहीं होता है तो राज्य क्या है, उसका राज्य का नाम क्या है आपका, गुजरात। गुजरात में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है ना। और कहा जाता है कुल कृषि भूमि के 3.0 यानी कि 3% भूमि पर इसका उत्पादन किया जाता है। तो मूंगफली के बारे में 3-4 बात याद रखिएगा कि यह एक खरीफ फसल है, भारत विश्व में सब दूसरा बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है और इसका सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है सरसों। क्या है, सरसों। देखिए तो जानते हैं है ना कि इसके अंतर्गत राई, सरसों, तोरिया है ना, तारा मीरा, कई तरह का तिलहन फसल शामिल है। यह रबी फसल है। क्या है, यह एक रबी फसल है, यह एक रबी फसल है और ये भारत के मध्य तथा उत्तर पश्चिम भाग में ज़्यादा होता है। सरसों का खेती भारत के उत्तरी भाग में और मध्य भाग में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। तो कहा जाता है कि देखिए एक होता है आपका तीसी है ना, तीसी भी एक रबी फसल है। ये भी मतलब इसका उपयोग भी कई तरह के औद्योगिक उपयोग होता है ना। तीसी मतलब तिल उत्तरी भारत में ज़्यादा खरीफ मतलब कहने का मतलब है कि दक्षिणी भारत में रबी की फसल ये सबसे प्रमुख है। दक्षिणी भारत में है ना इसका ज़्यादा उत्पादन होता है, मतलब अलसी यानी तीसी का। सोयाबीन, सूरजमुखी भारत के प्रमुख तिलहन फसलों में आते हैं। समझ गए। देखिए अब जो आपको यहाँ से पढ़ना है आपको है ना, मतलब पेय पदार्थ यानी भारत में कौन कौन से पेय पदार्थ उपजाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिएगा इसके बाद आगे देखिए तो भारत के जो प्रमुख पेय पदार्थ यानी कि पीने योग्य जो फसल है उसमें सबसे पहले आपका आता है चाय है ना। क्योंकि जानते हैं कि मतलब कई लोगों का शुरुआत सुबह का चाय से होता है। ठीक है। चाय जो होता है आपका सदाबहार झाड़ी में होता है। ठीक है। मतलब एक मतलब कहने का मतलब इसके पत्तियों को सुखाकर है ना मतलब चाय बनाई जाती है। देखिए तो इसमें एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, इसका नाम है थीन है ना। इसमें एक थीन नामक पदार्थ पाया जाता है, थीन नामक पदार्थ पाया जाता है। और इससे होता है कि इसको पीने से मतलब हल्की ताजगी और महसूस होती है। देखिए ठीक है। तो चाय में थीन नामक पदार्थ पाया जाता है जिस मतलब और इसी को पीने से मतलब है ना मतलब पीने से हल्की ताजगी महसूस होता है। देखिए कहा जाता है कि फसल के उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरा है ना, उत्पादन के मामले में जो भारत है ना, उत्पादन में इसका स्थान दूसरा है। क्या है, दूसरा। लेकिन अगर खपत का बात कीजिएगा तो सबसे अधिक खपत यहीं होता है ना। उत्पादन में दूसरा है कि चाय के उत्पादन के मामले में भारत दूसरा स्थान पे आता है, लेकिन खपत के मामले में पहला स्थान पे आता है। तो चाय एक तरह का समझिए रोपण खेती है। क्या है, रोपण कृषि। इसका जो शुरुआत हुआ था है ना, याद रखिएगा इसको कि इसकी शुरुआत 1840 ईस्वी में 1840 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। 1840 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा है ना कहाँ किया गया था, तो आपको ब्रह्मपुत्र घाटी में किया गया था। ब्रह्मपुत्र घाटी में किया गया था। ठीक है। तो पूछता है क्वेश्चन कि चाय की शुरुआत भारत में कब से की गई, चाय की खेती का शुरुआत। ठीक है। तो कब किया गया था आपका 1840 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी में। देखिए चाय को उपजाने के लिए आपको तापमान जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए है ना, और 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, यानी कि ज़्यादा इसमें पानी चाहिए। इसके लिए ढालुआ भूमि चाहिए ताकि पानी जड़ों के पास जमाव ना हो सके है ना, और पत्तियों को मतलब निरंतर आर्द्रता मिलते रहे, उसका विकास ठीक ढंग से हो सके। ठीक है। कहा जाता है कि मतलब सुबह का कुहासा और प्रतिदिन की बौछार यानी कि सुबह का जो कुहासा होता है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है ना। इसमें जो मिट्टी होता है उसके अंदर मिट्टी में फास्फोरस, पोटास, चूना है ना, लोहा और ह्यूमस का मात्रा होना चाहिए है ना, तब जाकर वहाँ पे चाय की खेती ज़्यादा हो सकेगा। दूसरा कि इसमें मानव श्रम का ज़्यादा जरूरी होता है ना, क्योंकि जो चाय का जो झाड़ी होता है उसको सफाई कटाई के लिए मानव श्रम ज़्यादा चाहिए। ठीक है। और चाय की पत्तियों को ताजगी बनाए रखने के लिए इसे बार बार संशोधित किया जाता है। ठीक है। तो अगर देखिए इसमें अगर उत्पादन का बात कीजिएगा तो सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग में है ना, असम में। भारत के 2-3 राज्य जो हैं असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब जो राज्य हैं वहाँ पे चाय का उत्पादन ज़्यादा होता है। अब देखिएगा दूसरा जो पदार्थ है आपका है ना, प्रथम पेय पदार्थ हो गया, दूसरा आपका हो गया कॉफ़ी। क्या है, कॉफ़ी। देखिए तो कॉफ़ी चाय की तरह ये भी एक प्रकार का पेय पदार्थ है और इसको मतलब
फल के बीजों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए कॉफ़ी जो आपका है, कॉफ़ी आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, है ना। इसका नाम क्या है? अरेबिका, अरेबिका, दूसरे का नाम आपका है लिबेरिका, क्या है? लिबेरिका, और एक का नाम है तीसरा का रोबस्ता। क्या नाम है इसका? रोबस्ता। इसमें जो आप अरेबिका को देख रहे हैं, है ना, अरेबिका है ना भारत में सबसे उत्तम किस्म, ठीक है, भारत में सबसे उत्तम किस्म है ना का कॉफ़ी उपजाया जाता है। क्या? अरेबिका। भारत में है ना इसी का उत्पादन होता है, इसी का उत्पादन होता है ना। और अगर हम बात करें तो पूरे भारत में अगर कॉफ़ी कहीं पे ज़्यादा उत्पादन होता है ना, तो कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन, कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। कॉफ़ी समझ रहे हैं? भारत का दूसरा प्रमुख पेय पदार्थ क्या है? कॉफ़ी है। इसका उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। और कॉफ़ी 3 प्रकार का, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्ता, है ना। भारत में अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन होता है और सबसे उत्तम किस्म का कॉफ़ी यही है, अरेबिका, ठीक है। अगर हम बात करें भारत में इसके इतिहास का कि भारत में कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ शुरू हुआ, ठीक है, तो भारत में यह लाया गया था यमन से। कहाँ से लाया गया था? भारत में कॉफ़ी का पौधा भारत में जो कॉफ़ी का पौधा है ना, कॉफ़ी का पौधा यमन से लाया गया था, यमन से लाया गया था। और इसे कहाँ लगाया गया था? तो कह सकते, और इसे बाबा बुदन की पहाड़ी, इसे बाबा बुदन की पहाड़ी, कर्नाटक में पड़ता है ना, बाबा बुदन की पहाड़ी पर लगाया गया था। बाबा बुदन की पहाड़ी पर क्या किया गया था? लगाया गया था। तो बाबा बुदन की पहाड़ी आपको कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला में, ठीक है। तो भारत में देखिए कॉफ़ी का पौधा यमन से लाया गया और इसे बाबा बुदन की पहाड़ी पर लगाया गया था, ठीक है। और कर्नाटक देखिए, कर्नाटक पूरे भारत का 70%, कर्नाटक जो है वह पूरे भारत का कितना परसेंट है ना, इसको अलग मार्कर से, कर्नाटक आपका टोटल पूरे भारत का 70% कॉफ़ी का उत्पादन करता है ना। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आपको भारत में तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु का नीलगिरी पहाड़ी, पूर्वोत्तर में त्रिपुरा प्रमुख उत्पादक राज्य, 3 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरा, ये 3 राज्यों में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। उसमें सबसे अधिक कर्नाटक में कितना परसेंट? 70%। तो कॉफ़ी समझ के देखिए। चाय का बात कीजिएगा तो चाय में 3 नाम पदार्थ होता है, भारत का सबसे प्रमुख पेय फसल है। इसका उत्पादन में दूसरा स्थान, यानी पूरे विश्व में चाय के उत्पादन के मामले में भारत दूसरा स्थान पे आता है और खपत में पहला, यानी सबसे ज़्यादा यूज यहीं पे होता है पूरे विश्व में, है ना। तो जानते हैं भारत में कई बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठकर एक ही पदार्थ खोज रहे हैं। दूसरा कि देखिए इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो 1840 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा इसका खेती कहाँ किया गया था? ब्रह्मपुत्र घाटी में करवाया गया था। तो भारत में इसका शुरुआत 1840 से हुआ। दूसरा है कॉफ़ी। कॉफ़ी भारत का सबसे प्रमुख पेय पदार्थ है। तो कॉफ़ी 3 प्रकार का, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्ता। सबसे उत्तम किस्म का कॉफ़ी कौन है? अरेबिका। तो भारत में इसी का उत्पादन होता है। तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? अरेबिका का। और कहाँ सबसे अधिक होता है? तो कर्नाटक में। कितना प्रतिशत? 70%। इसके अतिरिक्त आपका 2 राज्य और है, तमिलनाडु और त्रिपुरा। देखिए भारत में कॉफ़ी का पौधा यमन से लाया गया था और इसे बाबा बुदन की पहाड़ी पर लगाया गया था। ये आपको पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ना पेय पदार्थ जो फसल था आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आज इतना ही रहेगा और आपको अगले दिन इसका आगे पेय पदार्थ के आगे आपको बागवानी फसल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है।